नमस्कार दोस्तों। आज एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का पेपर डिस्कस करेंगे। 4 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर। इसमें मैथ का सेक्शन देखते हैं। तो आज इसमें टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है, उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो एक तरीका तो है कि इसको आप सॉल्व करो फॉर्मूले रख के। दूसरा तरीका है कि आप इसमें वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हैं अप्रोच। तो वैल्यू पुट मेथड में क्या करूँगा, मैं एक्स को कुछ मान लूँगा, वाई को कुछ मान लूँगा, तो फिर दोनों को रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट फाइनल जो आंसर आ रहा है उसमें एक्स और वाई की टर्म कुछ भी नहीं है। तो एक्स और वाई से सब कुछ कट जाना है, तो हम कुछ भी एक्स और वाई की वैल्यू मान के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि नॉट डिफाइंड टर्म नहीं बननी चाहिए। तो मैंने एक्स को मान लिया 2 और y को मैंने पुट कर दिया 1। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले मेरे को देखो, पहले वाले एक्सप्रेशन में मैंने रखा था 2 का क्यूब करूँगा, मैं माइनस वाई का क्यूब करूँगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 8 माइनस 1 7 बन गया। यहाँ से बटे में क्या बनेगा 2 गुणा 3 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 माइनस 6 3, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 6 बन जाएगा। तो 7/6 पहली एक्सप्रेशन से आ गया। तो दूसरी एक्सप्रेशन को मैंने डिवाइड हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मेरी वैल्यू बन जाएगी पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब। तो यहाँ बन जाएगा 2 का क्यूब करूँगा मैं 8 प्लस 1 9 बटे ऊपर वाली को सोल्व किया तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 माइनस 1 1 प्लस 3 दूनी 6 7 और 7 एकम 7, ठीक है, तो 7 बन जाएगा। यहाँ से दूसरी एक्सप्रेशन भी हमने सॉल्व कर ली है। अब तीसरी एक्सप्रेशन क्या कह रही है कि 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 तो 8 बन गया यहाँ से आपका। और नीचे क्या बनेगा आपके पास 4 माइनस 1 3। क्लियर, तो ये बन रहा है आपके पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 7 से 7 गया, 3 से मैंने काटा इसको 3 बार, और 3 से इसको काट दिया 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 4 बार। क्लियर, तो आपका आंसर बन जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो ये ऑप्शन से भी हो जाएगा ये सवाल इसमें वैल्यू पुट करके। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें B 68 डिग्री है, C है जो आपका 32 डिग्री है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से थोड़ा आसान हो जाएगा ये सवाल। ये डायग्राम मैंने बनाया, इसमें ABC मैंने ड्रॉ किया ये। अब क्वेश्चन में कहा है कि B की वैल्यू दे रखी है 68 डिग्री और C की वैल्यू दे रखी है 32 डिग्री। यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन है। आगे कह रहा है कि AB और AC को D और E तक बढ़ाया गया है, तो मैंने AB भुजा को बढ़ा दिया आगे और इस AC भुजा को बढ़ा दिया। ये पॉइंट लिख दिया मैंने D, ये पॉइंट लिख दिया E। क्वेश्चन में यहाँ तक बोला है। आगे देखो DBC मतलब ये एंगल और BCE ये वाला एंगल, इन दोनों के द्विभाजक मतलब इनके बाइसेक्टर अपने आप में कहाँ पे मिलते हैं, ये F बिंदु पे मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है, तो आपसे क्या है कि ये BFC जो एंगल बन रहा है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। हमारे पास A की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या आप, यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे कि ट्राइंगल है ये, इसमें एक एंगल दे रखा है 68, दूसरा है 32, तो ये वाला एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपके पास 68 2 70 3 100, ये 100 हो गया पूरा, तो ये आपका 80 डिग्री आ गया। A है जो आपका 80 डिग्री आ गया। तो हम जानते हैं अगर इनके बाइसेक्टर को मिलाते हैं, बाहर के बाइसेक्टर को, तो ये वाला एंगल जो आपका बनता है ये बनता है आपका 90 माइनस A/2। क्लियर, ये वाला एंगल बनता है 90 माइनस A/2। अगर मैं अंदर वाले बाइसेक्ट को मिलाता तो ये वाला एंगल बनता आपका 90 प्लस A/2। ये वाला सवाल पिछले वाली शिफ्ट में पूछा गया था, 3 मार्च की शिफ्ट का जो हमने डिस्कशन किया था पेपर का, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था, अंदर वाले बाइसेक्ट को मिलाया था। इस बार उन्होंने बाहर वाले बाइसेक्ट को मिलाया है। तो फिर क्या होगा 90 माइनस A/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो 90 डिग्री में से 80 का आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 40, 90 माइनस 40 तो बन जाएगा आपके पास 50 आंसर आ जाएगा इस वाले से। क्लियर, तो आपका 50 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये सिंपल सा कंसेप्ट था इसमें। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि 2x + 1 x + 2 2 और 5 ये समानुपात में है। तो समानुपात में है तो हम क्या लिख सकते हैं 2x + 1 डिवाइड बाई x + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5। क्लियर, तो ये समानुपात में है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर बन जाएगा 10x और उधर बन जाएगा 2x। तो यहाँ से बन गया आपके पास 8x इज इक्वल टू
इधर बना 5 और उधर बना 4, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी -1। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ से हमने सॉल्व किया तो इसको -1/8 x की वैल्यू बन गई ये। क्लियर? तो और आपको वैल्यू क्या निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, जो आपके एक्सप्रेशन दे रखी है कि 3.5 इंटू ये वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसका मध्यानुपाती क्या होता है कि जो दोनों एक्सप्रेशन दे रखी है दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई के बाद में उनका अंडर रूट ले लो। क्लियर? तो 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 35/10, 35/10 लिख दिया मैंने। अब आगे देखो, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है 1 - x, तो ये पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9/8 हो जाएगा ये। और मल्टीप्लाई करूंगा मैं 8 इंटू, यहाँ से बन जाएगा 1 - 1/8, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास 7/8। क्लियर है? ये सब कुछ बन गया। तो 8 से 8 चला गया ये वाला। तो और आगे मैंने फर्दर इसको सॉल्व किया तो और कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल, जैसे ये कट जाएगा 5 से 7 बार और 5 से ये कट जाएगा 2 बार। क्लियर? तो आपके पास ऊपर तो बन गया 7, 2 बार है तो एक, अब इसका मैं क्या लूँगा अंडर रूट, तो 1 7 बच जाएगा यहाँ से ऊपर तो, और 9 से बन जाएगा 3, और ये बन रहा है 16, 16 से बन जाएगा आपका 4, तो 21/4 आंसर हो जाएगा आपका, 21/4। ठीक है, मैंने अंडर रूट लिया था उस एक्सप्रेशन का, तो 21/4 क्या होता है आपका 5.25। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दे रखी है sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है x/y, और जहाँ पे x और y को डिफाइन कर रखा है और थीटा की वैल्यू भी इन्होंने डिफाइन कर रखी है कि 0 से 90 के बीच में लेनी है, और तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब एक चीज़ देखो, साइन sec थीटा माइनस टेन थीटा ये दे रखा है, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अब क्या है कि मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो वहाँ से टेन थीटा तो कट जाएगा आपके पास, तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 2 sec थीटा, 2 sec थीटा, 2 sec थीटा बराबर क्या बनेगा x/y प्लस y/x। क्लियर? तो नीचे बन जाएगा आपका एक्स वाई, मैंने अगर एलसीएम लिया तो ऊपर बन जाएगा x² प्लस y²। क्लियर? अब ये है sec थीटा, 2 sec थीटा की वैल्यू। अब मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ आसानी से, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं आसानी से, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी cos थीटा की 2xy अपॉन x² प्लस y²। क्लियर? तो इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू बन रही है 2xy अपॉन x² प्लस y²। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि x बड़ा है या y। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि उन्होंने y बड़ा है। क्लियर? तो अब एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल की हमें साइड्स पता चल चुकी हैं, क्या क्या साइड्स हैं, साइड्स में आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये थीटा मान लूँ मैं, तो ये वाली साइड हो गई 2xy बेस, और ये वाली साइड्स हो गई x² प्लस y²। ठीक है, जब ये साइड्स आपको गिवन हो x² प्लस y², 2xy, तो हम जानते हैं तीसरी साइड्स क्या होती है x² माइनस y²। ये स्टैंडर्ड है, आप इसको निकाल भी सकते हैं, प्लस आप याद भी कर लो तो आसानी रहेगी थोड़ा सॉल्व करने में क्वेश्चन को। तो साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या हो जाएगा सिंपल x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y²। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, y बड़ा है x से, तो यहाँ पे x² माइनस y² नहीं लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा y² माइनस x²। क्लियर? बस ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी थी यहाँ पे। तो वैसे भी ऑप्शन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा x² माइनस y²। ठीक है, तो y² माइनस x² ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा आपका। क्लियर? अगर ये चीज़ मेंशन नहीं कर रखा होती क्वेश्चन में कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन ये वाला भी मिल सकता था, तो ये वाला भी आप टिक कर सकते थे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में दे रखा था, इसलिए y² माइनस x² हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो अब भी वह पहले जितनी बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दशमलव के एक स्थान तक वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्वेश्चन में जैसा कि कहा है कि उसकी सेविंग है वो 15% है। मैंने अगर टोटल इनकम उसकी 100 मान ली, यहाँ पे अगर टोटल इनकम 100 है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो 85 रुपये आ गया और उसकी बचत आ गई 15। अब क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई इस इनकम में, 20% की, तो इनकम तो 120 हो गई होगी उसकी। लेकिन क्या कह रहा है कि जो ये 15 है ना, जो सेविंग है ये बराबर रहती है, जो पहले की सेविंग थी उतनी ही रहती है।
तो अगर 15 की 15 रहती है फिक्स, तो क्या है कि खर्चा बढ़ गया होगा। खर्चा कितना बढ़ गया होगा? अब खर्चा बाकी 120 है टोटल, तो 105 तो खर्चा होना ही होना है, सभी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी 120 को। क्लियर यहाँ तक? अब कह रहा है कि अब जो ये 105 बढ़ा है, ये 85 के रेस्पेक्ट में कुछ बढ़ गया वैल्यू, तो ये कितनी वैल्यू बढ़ी है, ये क्वेश्चन में पूछा है कि खर्चे में कितनी % की वृद्धि हुई है। तो आप वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना बढ़ा बेसिकली ये 20, और बढ़ा किस पे है? 85 पे। तो आपकी इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से काटा मैंने इसको 4 बार, 5 से काटा 17 बार, तो 400 है। 400 में मैं 17 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 17 दूना 34। क्लियर? 34 मेरे पास वैल्यू बन रही है आपके पास 6 और 0, तो 17 थी 51, 9 बचा और 17 में 85, तो 23.5। क्लियर? तो ये वैल्यू बन रही है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको सॉल्व करके देखना था, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ वैल्यू दे रखी है, tan 60, cosec 60 और tan 60, sec 30, इस तरीके से। तो ये वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड है, ये तो थीटा की वैल्यूज, तो ये तो आपको याद ही होंगी। तो वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई भी कर सकते हैं। चलो देखो करके देखते हैं। तो tan 30 की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे 1/√3। क्लियर? और फिर उसके बाद में क्या करूँगा, cosec 60, cosec 60 से पहले मैं sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2/√3। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं है इसमें, तो √3 और यहाँ पे हो जाएगी आपकी बात sec 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2/√3 हो जाएगी। क्लियर? 2/√3 डिवाइड बाई sin स्क्वायर 30, तो 1/4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर, इसकी कॉट 45 की डिग्री 1 होती वैल्यू 1 होती है, तो इसकी हो जाएगी 4 माइनस सेक स्क्वायर 60, सो सेक 60 की वैल्यू होती है आपके पास 2, तो 4 हो जाएगी इसके पास, तो 4 से 4 कट जाएगा ये। क्लियर? तो ऊपर सॉल्व किया मैंने, ऊपर क्या बनेगा मेरे पास 2/3 यहाँ से बन जाएगा, और इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया तो ऊपर बन रहा है 2, तो ऊपर क्या बना 2/3 प्लस 2, तो क्या बना, और डिवाइड में तो 4 है ही, 1/4। क्लियर? तो ऊपर बन रहा है आपके पास 3 दूनी 6, 8/3, 8/3 बन रहा है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 32/3। क्लियर? सिंपल सा सवाल था, वैल्यू पुट करनी थी, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इज इक्वल टू 13। तो थीटा की वैल्यू है 0 से 90 के बीच में, तो वैल्यूज निकालनी है आपको। अब यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसको क्वाड्रेटिक बना लूँ। एक तरीका तो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख लूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको सॉल्व करूँ, क्वाड्रेटिक बनेगी, रूट आएंगे 2, कॉस थीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 से 90 के बीच में। दूसरा तरीका क्या है कि मैं थीटा की वैल्यू अज्यूम करके चलूँ। तो पहले मैंने क्या किया कि अगर मैंने थीटा की वैल्यू 30 मानी, क्लियर, इस तरीके से 0 और 90 तो मान नहीं सकते क्योंकि उसने बाउंडेशन लिखी कि इनके बीच में मानना है, तो मैंने पहले क्या कि 30 माना। अब 30 मेरे को मानना ठीक रहेगा क्या? यहाँ पे देखो, देख लो एक बार सवाल में, 30 मानना इसलिए ठीक नहीं रहेगा क्योंकि 30 cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2, तो यहाँ पे रूट वाली टर्म कुछ दिख नहीं रही, तो मैं √30 पे डिग्री पे नहीं जाऊँगा, 45 पे जा सकता हूँ क्या, 1/√2 होता है, तो ऐसी टर्म भी राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, तो 1/√2 पे नहीं जाऊँगा। अब मेरे पास एक वैल्यू बचती है 60 डिग्री, 60 डिग्री पर ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो उसके बाद 37 डिग्री और 53 डिग्री पर ट्राई करेंगे। अगर 60 पे सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, देखते हैं। तो 60 की वैल्यू मैंने रखी, तो 5 इंटू √3/2 का स्क्वायर किया, तो मेरे पास वैल्यू बन रही 3/4 प्लस 14 इंटू 1/2। क्लियर? तो इसको मैंने थोड़ा सॉल्व किया, तो ये तो बन गया मेरे पास यहाँ से 7, ये वैल्यू 7 बन गई, और ये बन रही है मेरे पास 15, 15/4, 15/4, और ये बन जाएगा 7, तो ये 7 चौके 28। क्लियर? 28 बटे और ये हाँ 28 प्लस 15 43/4। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अब मैं अगली वैल्यू रखूँगा इसमें। तो अगली वैल्यू मैंने क्या रखी कि 37 डिग्री रखा, 37 डिग्री पे ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 5 इंटू साइन की वैल्यू मैं अगर रखता हूँ 3/5, 37 डिग्री पे ये वैल्यूज होती हैं 3, ये होता है 4, अगर ये थीटा है मेरा तो, और ये वैल्यू हो जाती है आपके 5, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/5, 3/5 का स्क्वायर करूँगा मैं, मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 9/25 प्लस 14 इंटू कॉस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/5
इसको थोड़ा सा सोल्व किया मैंने, यहाँ पे बन रहा है मेरे पास 5, तो 9/5 प्लस ये ऊपर बन रहा है आपके पास 14। 14 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 28, 56, 56 और 9 कितना बन रहा है 65, 65/5 13 बन रहा है ना। क्लियर। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास। थीटा की वैल्यू है आपके पास 37 डिग्री, यहाँ से हमने निकाल ली वैल्यू। तो 37 डिग्री है, तो आप वैल्यूज पुट कर दो इसकी, इस क्वेश्चन में जो भी दे रखा है। सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5/4। क्लियर, 5/4 हो गई यहाँ पे। कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/3। क्लियर। और उसके बाद नीचे देख लेता हूँ मैं, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/3 प्लस टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/4। क्लियर। इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर सॉल्व किया तो 12 बन रहा है और नीचे भी 12 बनेगा, तो 12 से 12 कट जाएगा। ऊपर पहले से सॉल्व कर लो, तो ऊपर बन जाएगा आपके पास 15, 15 प्लस 16, 15 और 16 कितना होता है 31, ये तो ऊपर बन गया आपका। और नीचे मैंने सॉल्व किया इसको 20 प्लस 3 3 9, 20 और 9 29, तो 31/29 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है आपका। क्लियर। तो सिंपल सा कंसेप्ट था इसमें, तो थीटा की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते थे वैल्यूज। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को इतने रुपए में बेचता है, यदि 10% का लाभ कमाता है, अच्छा कि लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% के लाभ पर कुर्सियों को बेचता है, तो बेचने पर कुल लाभ इतना है। क्लियर। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, तो टोटल लाभ भी दे रखा है आपको, दोनों का अलग से लाभ भी दे रखा है, तो इसको भी परसेंटेज वैल्यू में कैलकुलेट कर लो 2080 को। तो 2080 है, इसको मैंने परसेंटेज में कैलकुलेट किया तो 2080/15,400, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 20 से 20 उठ जाएंगी यहाँ पे, अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरे पास वैल्यू बन गई 2080/154। इसको थोड़ा सा और सोल्व किया मैंने, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास 1040। क्लियर। 1040 और नीचे बन जाएगा आपके पास 77। ये वैल्यू बन गई आपके पास परसेंटेज में। ऊपर वैल्यूज दे रखी है आपको 10%, ये वाली वैल्यू दे रखी है 10%, ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको 20%, और इधर दे रखा है आपको बीच में दोनों का कंबाइंड लाभ 1040/77। अब बटे 77 है, तो मैं इस दोनों को भी 77 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 77 से और इसको भी 77 से, तो इनको दोनों की जगह में क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने इसको 77 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 77 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, तो मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह 77 की जगह, यहाँ तो आ जाएगा आपके पास 770, यहाँ तो बन जाएगा आपके पास वैल्यू 770, और इधर बन जाएगा आपके पास, ये जस्ट डबल था ना, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1540। क्लियर। ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1540। मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये वैल्यू बन गई आपके पास 1540 और ये है आपके पास 770। अब दोनों को वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, तो इधर इसमें से माइनस किया मैंने 770, तो वैल्यू बनेगी आपके पास ये 7 बन गया, और ये इसको माइनस किया मैंने, इधर बन गया आपके पास 8 2। क्लियर। 270 बनेगा आई थिंक, हाँ, और इसको मैंने माइनस किया इधर से, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी इधर 0, और ये 15 में से तो 500 बन रही है, इधर 0 से 0 कट जाएगा, तो 50/27 ये वैल्यू बन रही है। फाइनल लिख देता हूँ मैं इसको, तो आपकी जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 50/27। ये है इनकी जो क्रय मूल्य का रेशो बन गया है, ये आपके पास किसका रेशो बन गया, क्रय मूल्य का। तो अब उसके पास टोटल क्रय मूल्य भी दे रखा है उन्होंने 15,400, तो टोटल लिख लेता हूँ एक बार में, टोटल है 15,400, और हमारे अनुसार टोटल कितना है 77। अब ये तो आ गया एक का, अब हमें निकालना है, अब ये देख लो किस चीज़ का निकालना है आपको, क्वेश्चन में पूछ रहा है कुर्सियों का, तो कुर्सियों का कौन सा है, ये 27 वाला है ना, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये आ गया कुर्सियों का। अब ये कुर्सियों का कितनी कुर्सियों का है, 9 कुर्सियों का,
लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 3 कुर्सियों का, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 9 से डिवाइड मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये मेरा 1 कुर्सी का निकालना था, फिर 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि क्वेश्चन में 3 कुर्सियों का पूछा था। क्लियर? तो एक एक चीज़ को समझते हुए चलो। तो 77 से मैंने इसको काट दिया 2 बार, तो 200 बन गया यहाँ से, तो ये बात क्लियर है। और 9 से काटा मैंने इसको 3 बार, तो और ये 3 से कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, और 9 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 1800। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपको सिंप्लीफिकेशन सवाल है, ब्रैकेट बाई सॉल्व करते चलो तो आसान होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैंने क्या है कि इस ब्रैकेट को खोला अंदर वाले को, तो अंदर वाला ब्रैकेट क्या है, 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 5 तो प्लस का 1 को प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 1 प्लस 4 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, और 7 को माइनस 1 करेंगे तो 6। क्लियर? सिंपल सा सवाल है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर? 6 तो ऊपर बन गया। अब नीचे देख लो इसको, इस ब्रैकेट को खोल लो। इस ब्रैकेट को खोला मैंने कि तो पहले ऑफ वाला खुलेगा, तो 4 ऑफ 4 ये बन जाएगा 16, और डिवाइड है तो 1/4, 1/4 को प्लस 4 है तो 4 चौक 16, 17/4, 17/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो 17/2, 17/2 तो 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/17। ठीक है, 17/2 था, तो इस डिवाइड को हटाने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो 2/17 कर दिया, तो ये बन जाएगा यहाँ से 4/17। क्लियर? तो 17 ऊपर चला जाएगा, सिंपल सा। अब क्या है कि इसको 2 से मैंने काट दिया दोबारा, तो 2 बार कट जाएगा, और ये 3 बार कट जाएगा, तो ऊपर बन गया 51, 17 थे 51, 51/2, सिंपल 51/2। क्लियर? तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 51/2। 51/2 क्या होता है आपका, 25 से 1/2। ठीक है, या 25.5 भी लिख सकते हैं, या 25 से 1/2 भी लिख सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर? तो ये आसान सा सवाल था। अब देखो ये अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक नाव 55 मिनट में धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह के दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले से लिखते हुए चलो, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। तो अब मैं जो धारा के अनुकूल है तो मैंने उसको मान लिया D। क्लियर? और जो धारा के विपरीत है, अपवर्ड डायरेक्शन है, तो उसको मैंने मान लिया, डिनोट कर दिया U से। तो अब क्वेश्चन को मैं उस हिसाब से लिखता चलता हूँ, आप ध्यान से देखना कि अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर धारा के विपरीत में चलता है, तो 3/U लिखूंगा मैं, प्लस 5 किलोमीटर धारा के दिशा में चलता है, तो 5/D इज इक्वल टू टोटल लगाता है 55 मिनट, तो 55/60, मिनट को मैंने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो 55/60। क्लियर? अगली स्टेटमेंट देखो कि 4 किलोमीटर धारा के दिशा में, सॉरी आगे का है 4 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है, सॉरी, तो 4/U प्लस आगे कह रहा है कि 9 किलोमीटर धारा की दिशा में 9/D। अब टोटल टाइम कितना लगाता है, 1 घंटा 25 मिनट। इसको अब मिनट में बदल लो, तो 1 घंटा 25 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 + 25 85 मिनट, 85/60। ठीक है, मैंने एक साथ इसको मिनट में बदल के फिर घंटे में बदल दिया। क्लियर? ये सिंपल सी एक्सप्रेशन है। इन दोनों को सोल्व करना है आपको। इन दोनों को सोल्व करने के बाद में क्या करना है कि जो आपकी D की वैल्यू आती है, यहाँ पूछा धारा के प्रवाह की दिशा, जो D की वैल्यू आती है उस D की वैल्यू को डिवाइड करना है 43.2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, D मतलब स्पीड ही तो है आपकी। तो चलिए सॉल्व करना है इसमें, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया कि एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, चलो इसको मैंने 5 से काटा, एक बार तो ये 11/12 बन गया इधर, तो और इधर मैंने 5 से काटा तो 17/12 बन गया। क्लियर? अब क्या है कि इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ मैं, किसको, इसको और इसको। ठीक है, U को हटा देता हूँ मैं, D को बचाता हूँ। तो U को हटाने के लिए मैंने ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से।
तो u वाली टर्म तो हट जाएगी, तो मैं डायरेक्ट d वाली टर्म लिखूंगा। तो d वाली टर्म क्या बनेगी, ऊपर 20 और नीचे बनेगी आपके पास 9×3 = 27। क्लियर, ऊपर बनेगी 20 और नीचे बनेगी 27, और इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये इधर बनेगी 44/12। और ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा इसको, तो क्या लिखूंगा मैं इसको 44/12, और उधर बनेगी आपके पास 3 से किया तो 41/12। क्लियर, माइनस प्लस का आप देख लेना। ठीक है, तो इसको मैंने माइनस किया इधर से तो 7 बनेगा, 7/d, और इधर से माइनस किया तो इधर भी बन रहा है आपका 7/12। ठीक है, तो 7 7 ऊपर आ रहा है दोनों, और नीचे आ रहा है d, और उधर आ रहा है 12, तो d की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लूँगा मैं 12। क्लियर है, थोड़ा देखना सवाल को किस तरीके से मैंने इसको अटेम्प्ट किया है। इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इनको दोनों को माइनस किया तो यहाँ 7/d बन रहा है ना, /d हो रहे हैं इन दोनों के। और इधर बन रहा है क्या मेरा 44/12 माइनस ये 51/12, तो इधर दोनों को माइनस किया तो मेरे पास बन रहा है 7/12, उधर 7/d, इधर 7/12, तो d की वैल्यू आपके पास 12 होगी कि नहीं हो गई, हो गई। क्लियर, तो d की वैल्यू मैंने यहाँ से डायरेक्ट निकाल ली 12, तो आपके पास वैल्यू है 43.2, उसको मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये 3.6 रहेगा। क्लियर, आप डिवाइड कर लीजिए। तो ये सवाल था, इसमें आसान सा सवाल था। तो अगला सवाल देखो, ये आ गया आपके पास, एक DI दे रखा है, टेबुलर DI। क्वेश्चन में क्या कहा है कि डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीनों में सी द्वारा 6 महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या की औसत से कम थी। क्लियर, तो पहले क्या है कि सी की जो भी जितने भी कंप्यूटर्स दे रखे हैं उनका क्या है कराओ कि जोड़ो, फिर एवरेज निकाल लो उनका, एवरेज निकालने के बाद फिर बी पे चलेंगे हम। तो पहले मैंने सी को जोड़ा, तो अब सी को जोड़ने का क्या तरीका है, अब यहाँ पे क्या है कि एक तो आप सिंपल एडिशन करो, दूसरा तरीका देख सकते हो कि डेविएशन देख लो 100 से, ये -5 है, ये +4 है, ये -1 है, ये +2 है, तो माइनस में कितनी वैल्यूज बन रही हैं आपकी, -5, -5, -6 और प्लस भी 6 बन रहा है, तो डेविएशन 0 है। तो मैं इन सबको जोड़ूंगा ना, तो ये टोटल जितनी भी हैं उतनी वैल्यू बन जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो 6 वैल्यू है, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपके पास टोटल वैल्यूज बन जाएंगी 600, 600, और 600 में 6 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा 100। ये थोड़ा सा आसान तरीका है एवरेज निकालने का, इसमें डेविएशन से थोड़ा सा आसान हो जाती हैं चीज़ें। अब उसके बाद मैं बी पे चलूँगा। बी क्या कह रहा है कि बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, क्लियर है, इस औसत से कम होनी चाहिए। 100 से कितनी बार कम है, तो 100 से बी की वैल्यू कितनी बार कम है, ये 2 बार ही तो ज़्यादा है, और बाकी तो कम ही है ना, 4 बार, बाकी तो 92, 96, 94, 97, 4 बार कम है, तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास, 4 आंसर। क्लियर, तो 4 महीनों में जो बी ने जो कंप्यूटर बेचे हैं वो सी से के एवरेज से कम बेचे हैं। क्लियर, अगला सवाल देखो, 5x + 1/3x = 4, तो आपको वैल्यू निकालनी है 9x² + 1/25 एक गलती अब यहाँ पे ये मत करना, क्या है कि आप देखते ही भिड़ जाओ कहीं इसमें कि क्वेश्चन दिखा कि 5x + 1/3x निकालने लग जाओ इसका कि p² - 2p, p² - 2 और सिंपल ये ऐसे। पहले देख लो कि यहाँ पे जो सेम है 5 का 5 आ रहा है क्या, इधर 25 नहीं आ रहा, अपॉन में आ रहा है, तो पहले इसको उस टाइप का बनाओ। तो पहले बनाना पड़ेगा हमें 3x + 1/5x, लेकिन वैल्यू आपको दे रखी है 5x + 1/3x। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है इसमें, बाकी सवाल तो आसान ही है। तो ये वैल्यू बनाऊंगा मैं, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये 5 और 3 है तो मैं उल्टा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। क्लियर, तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी 12/5, सिंपल मैंने लिख दिया यहाँ पे 12/5। तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास p की, तो हमें निकालनी है, ये इधर वैल्यू है, ये सॉरी इधर वैल्यू दे रखी है मेरे पास p² की। क्लियर, ये वैल्यू दे रखी है मेरे को p² की, तो मैं इसको वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो ये वैल्यू है ये 12/5, ये किसकी है, ये आपके पास 3x + 1/5x की वैल्यू आ गई। तो हमें निकालनी है इसका स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, हो जाएगी मेरे पास p² - 2, तो इसका स्क्वायर किया मैंने। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इसको 2 को ऐसे कैसे नहीं रहने दूंगा, अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होती तो मैं ऐसे रहने देता, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग हैं तो मैं इसका मल्टीप्लाई भी करूँगा 3/5।
क्लियर, बस ये था इसमें। तो अब सिंपल सॉल्व करने पर क्या बन जाएगा, ये तो 12 का स्क्वायर किया 12/5 का, तो मेरे पास बन जाएगा 144/25 माइनस 2 गुणा 12/2 गुणा सिंपल ये हो जाएगा आपके पास 3/5। क्लियर, तो ये बन जाएगी आपके पास 6/5। 6/5 को मैं और थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास 30/25। 30/25 दोनों का हार समान हो गया, 144 में से 30 माइनस किया तो मेरे पास बन जाएगी 114/25। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ए किसी निश्चित कार्य को 30 दिन में करता है, बी ए से 25% कुशल है अधिक, और सी बी से 20% अधिक कुशल है। तो बी के बारे में कहा है इससे 25% अधिक है, तो ये 4 है तो ये 5 हो गया। अब सी के बारे में कहा है कि ये इससे 20% है, तो ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो अधिक है तो 5 है ये बी, तो ये हो जाएगा 6। इस तरीके से सिंपल निकाल लिया। अब क्या है कि ए के बारे में कह दिया उसने कि 30 दिन में कर देता है, ये 30 दिन में कर देता है काम को, 4 की स्पीड से करेगा। तो टोटल काम कितना किया इसने 120, टोटल वर्क निकाल लिया हमने, ये टोटल वर्क आ गया 120। अब क्या कह रहा है कि 3 दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया, 3 दिन तक इन तीनों ने एक साथ कार्य किया हो, तो ये कितना कार्य कर देंगे 6 4 10 5 15 थी 45 काम कर देंगे। 120 में से 45 काम हो गया तो आपके पास रिमेनिंग वर्क कितना बना 75। अब 75 को कौन करेगा, बी करेगा। बी किस स्पीड से करेगा 5 की स्पीड से, तो कितने दिन में कर देगा 15 दिन में, 15 5 75। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्या कह रहा है कि डीलर ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई 3 महीने दे रखे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना कि फरवरी अप्रैल और मई, फरवरी ये रहा आपके पास, अप्रैल ये रहा और मई ये रहा, इसमें ए द्वारा तो वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं आपके पास 94, अप्रैल में है 108 और मई में है आपके पास 98, ये वैल्यू है। इन तीनों को जोड़ा तो आपके पास वैल्यू क्या बन रही 8 8 16 4 20 2 9 18 20 1 2 3। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बन रही है 300। और इधर क्या कह रहा है कि डी द्वारा मार्च मई और जून, डी द्वारा मार्च मई और जून। क्लियर, तो मार्च में कितनी है 90, मई में कितनी है 89 और जून में कितनी है 91। तीनों को जोड़ा, तीनों अगर मैंने एक इसको दिया तो 90 बन गया, तो 270। इधर इसका बन रहा है 270, दोनों का रेशियो लेना है 0 से 0। इसको काटा 10 बार, इसको काटा 9 बार, तो 10:9 हो जाएगा वैल्यू। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। DI वाले सवाल में सिंपल आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है, और वैल्यूज को आपकी जितना फास्ट होगा उतने आप आसानी से कर लेंगे, और बाकी कुछ नहीं है। तो अगला सवाल दोबारा DI का क्या कह रहा है कि बी द्वारा अप्रैल मई और जून, बी पे चलते हैं एक तो, और अप्रैल मई और जून लास्ट के 3 महीने में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या, तीनों को एडिशन कर लो 97, 102 और 108। क्लियर, तो ये तो हो गया आपके पास, इन दोनों को जोड़ा 210 तो और 7 जोड़ा 217 और 90 307, ये वैल्यू बन गई आपके पास 307। और इधर क्या कह रहा है कि फरवरी अप्रैल और मई में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या से का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो फरवरी और अप्रैल, फरवरी ये रहा आपके पास और अप्रैल कौन सा महीना है ये रहा। ठीक है, इन 2 महीनों में चलना है तो, और सभी डीलरों का जोड़ना है, सिंपल सा ये कहा है। तो इसमें तो डेविएशन कितना है 6 इसको दिया 4 इसको दिया, क्लियर है। तो 400 तो यहाँ से बन गया फरवरी में, और अप्रैल में जोड़ लेता हूँ एक बार मैं। अप्रैल में जोड़ा तो देखो ये 8 प्लस का डेविएशन है, और इधर माइनस का डेविएशन और देख लेता हूँ मैं कितना है। 4 तो ये रहा, 1 ये रहा, 5 और 3 8, प्लस का 8 माइनस का 8, क्लियर है। तो टोटल डेविएशन 0 है, तो आपकी इधर भी 400 बन गया। तो टोटल वैल्यू है आपकी इधर 800।
तो ये 307 है, ये 800 का कितना परसेंटेज है ये पूछ रहा है। तो 307 डिवाइडेड बाई 8, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो हट जाएंगे, तो सिंपल इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 8 तिया 24, क्लियर, 6 बना 64, 8 8 64 होता है ना, 64, तो 3 बचा, तो 3/8, क्लियर। आपको सॉल्व करके मैं पूरा बता रहा हूँ, क्लियर, आपसे जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, सॉल्व करें आप तो इसका वैल्यू हो जाएगी आप 38 सही 3/8। आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल जितना फास्ट कर सकते हैं उतने तरीके से ऐड करके, जिस भी तरीके से, ठीक है। तो ये तो मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये वाला सवाल हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि 12,000 रुपये की राशि है पर 2/5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है निकटतम 1 रुपया तक। ठीक है, तो क्वेश्चन में कि अपन को CI की वैल्यू निकालनी है, तो पहले जो टाइम दे रखा है वो फ्रैक्शन में दे रखा है। तो पहले 2 वर्ष के लिए तो हम निकाल लेते हैं वैल्यू। 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगी आपके पास, 8% का मतलब हो गया 2/25, ठीक है। परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदला तो 25 का मतलब 27, 25 से 27 मिल रहा है पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 25 से 27 मिल रहा है, लेकिन तीसरे साल के लिए क्या है कि 5/8 लेना है, कंप्लीट टाइम नहीं दे रखा। तो 8% का मैं 5/8 निकालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, केवल 5%। अब 5% का मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि 1/20 होती है, तो 20 का क्या हो जाएगा 21, ठीक है। बस ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब क्या है कि सवाल में आगे कुछ नहीं है, सवाल को बस कैलकुलेशन है सवाल में आगे। तो अब मैंने क्या है कि इसको सॉल्व किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 25 को 25 से 625 गुना 2 करूँगा 1250, 0 12,500, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई 12,500। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 27 को 27 से 729, 729 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, क्लियर। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी, सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 एकम 9, और यहाँ से बन जाएगा 2, 9 दूनी 18, 2 20, 2, तो 7 एकम 7, और 2 दूनी 4, 7 4 11, 2 13, 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, ठीक है। तो 15,309, ये मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने, ये एक तरीका है वैदिक मैथ का, ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, आपके पास वीडियो भी इसकी मैंने बना के आपको चैनल पे डाल रखी है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के नाम से, तो वहाँ पे आप ज़रूर देख लें इसको, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं को। तो यहाँ पे वैल्यू बन गई आपके पास 15,309, क्लियर। अब क्या है कि दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस किया मैंने, तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो मेरी बन जाएगी CI की वैल्यू। तो दोनों को माइनस किया तो यहाँ से बन जाएगा 9, ये 0, और ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2809 बनेगा मेरे पास वैल्यू, यहाँ तक क्लियर। तो 2809 बन गया मेरे पास CI की वैल्यू। क्या CI की वैल्यू 2809 आ गई क्या, नहीं, CI की वैल्यू 2809 तब आती जब मेरे पास 12,500 क्या होता, 12,500 क्या होता प्रिंसिपल। तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 12,000, लेकिन हमने कितना माना है 12,500, तो वैल्यू निकाल लेंगे 2809 की, क्लियर। 2 0 से 2 0 उड़ाया मैंने, 5 से काटा इसको 24 बार, 5 से काटा इसको 25 बार, क्लियर। 25 को मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर बन रहा है 96 और नीचे बन रहा है 100, तो 100 बन रहा है तो उसको 2 पॉइंट हटा के हम 0 लिख देंगे, वो तो क्लियर है। तो 100 से 96 से मल्टीप्लाई करना है मेरे को 2809 को, तो 2809 को ये कैलकुलेशन का तरीका है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। 96 से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, और 100 से डिवाइड कर देंगे बाद में। तो इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस से 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 2809, 0 0, 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 9 36 बन गया यहाँ से, और 4 8 32, 3 4 2 8 3 11, ठीक है। माइनस किया है इससे, मेरे पास वैल्यू बन जाएगी ये 4 6 6 9 6 2, क्लियर। तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास 6।
तो मेरे पास दो तो यहाँ से पॉइंट हट जाएंगे मेरे पास ये, तो आपके पास वैल्यू क्या बन रही है 2696.67 सॉरी। तो 64 को आपको क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है निकटतम एक अंक तक, तो क्या बन जाएगा 2697 वैल्यू बन जाएगी आपके पास। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर। तो कैलकुलेशन थी सवाल में, बाकी कंसेप्ट तो एक ही था सिंपल सा। शुरू में परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, फिर वहाँ से वैल्यूज निकालनी थी। क्लियर। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि आपसे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और B से होकर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, ये मैंने ABC, ठीक है, ये एक आपका ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब B से होकर एक वृत्त खींचा गया, वृत्त AC को D पर स्पर्श करता है। ऐसा कुछ कह रहा है कि ये जो यहाँ से जा रहा है वृत्त आपका, वो AC भुजा को D पर क्या है कि आपका टच करता है, तो ये इसकी टेंजेंट हो गई AC। कहने का मतलब ये है। और अब क्या कह रहा है कि AB को ये P बिंदु पर टच करता है। यहाँ पे ये काटता किसको है, AB को P बिंदु पर। D AC का मध्य बिंदु है, ये डिस्टेंस आपके बराबर है। तो AP बराबर 2.5, ये वाली डिस्टेंस भी इन्होंने दे दी कि 2.5 है ये वाली डिस्टेंस AP। तो AB की वैल्यू मतलब ये टोटल वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर ये AC का मध्य बिंदु D है तो ये डिस्टेंस अगर मैंने x मानी तो ये वाली भी x हो गई। क्लियर। ये x है तो AB क्या है कि एक छेदक रेखा हो गई अपने इस वृत्त की, और AC ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा। तो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर बाहर बिंदु एक ही बिंदु से खींची गई है तो क्या लिख सकते हैं, मैं ये लिख सकता हूँ ना AD का स्क्वायर, कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू AB, ये लिख सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल। तो AD का स्क्वायर में क्या लिखूंगा x स्क्वायर बराबर AP क्या है मेरे पास 2.5। अब क्वेश्चन में पहले ही कह दिया था कि AB बराबर AC है, तो AC है अपने पास x प्लस एक्स 2x, तो AB भी क्या हो गई 2x, तो मल्टीप्लाई बाई 2x, टोटल हो गया 5x। क्लियर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू बन गई 5x आ गया आपके पास। तो x बराबर क्या आ गया 5, x बराबर 5 है। तो आपके पास जो AC था, AC क्या था 2x था क्या, बिल्कुल। तो AC था 2x, तो 2x कितना हो जाएगा 10। अब AC हम जानते हैं AB के बराबर था, तो AC जितना है AB उतना ही होगा, तो AB भी कितना हो जाएगा 10। यही क्वेश्चन ने पूछा था आपसे, AB की वैल्यू। क्लियर। आसान सा सवाल था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और 6.6% का लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से MP और CP का रेशो निकाल लो। MP और CP का रेशो क्या हो जाएगा आपके पास, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है आपके पास टोटल 106.6 बटे डिस्काउंट कितना दे रहा है 18% का, तो 100 माइनस 18, 100 माइनस 18 कितनी हो जाएगी वैल्यू आपके पास 82। क्लियर। पॉइंट हटाया मैंने यहाँ से, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 0 बन गई। अब क्या है कि मेरे को वैल्यू निकालनी है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो मतलब CP से MP कितना अधिक है ये बोल रहा है वो। तो 820 से इनकी वैल्यू कितनी अधिक है, तो क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस किया मैंने 6 बचा, इसको माइनस किया 4 बचा, और फिर इसको माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू बन रही है 2। क्लियर। ये वैल्यू बन रही है ना, तो मेरे पास वैल्यू बन रही है यहाँ से 246 बटे 820। मल्टीप्लाई मेरे को परसेंटेज में निकालना है तो 100 से कर दूंगा मैं इसको, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या है कि मैं 0 से एक 0 गया, इसको मैंने डिवाइड किया इससे, तो 3 बार जाएगा ये 8 3 24 2 3 6, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 30। तो 30% वैल्यू हो जाएगी। तो 30% आपको क्या है कि अधिक मूल्य पर उसको अंकित करना पड़ेगा, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में।
तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या जून में सभी डीलरों के द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है, अधिक है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है कि फरवरी से स्टार्ट करना है यहाँ इस महीने से और जून तक चलना है ए के लिए, तो सबको ऐड करना है। तो मैंने सबको जोड़ा 9 और 8 17 और 8 25 5 30 3 12 और 8 20 10 30 और 18 48, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू तो आपके पास आ गई 480। दूसरा आपके पास क्या करना है कि जून के महीने में जितनी भी ABCD चारों की डीलर्स की जो संख्या है कंप्यूटर्स की उन सबको ऐड करना है। क्लियर। तो सबको ऐड किया मैंने, क्या किया 8 5 13 13 और 3 16 1 10 20 30 और 9 29 30 और 9 39 सॉरी। तो ये आपके पास वैल्यू बन गई 396। अब कह रहा है कि जो 480 वैल्यू है ये अधिक है, ये इससे कितने परसेंटेज अधिक है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसमें से मैं इसको माइनस किया तो वैल्यू बन गई मेरे पास 4 और ये बन जाएगा 40 8 84। तो 84 का परसेंटेज वैल्यू निकालनी है मुझे 396 से। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हमने इतना तो सॉल्व कर लिया, अब मेन चीज़ आ जाती है आपके पास कि इसको एक्यूरेट आंसर निकालो आप बिल्कुल पॉइंट के साथ। तो क्या टिक करें, ऑप्शन भी थोड़े क्लोज ही हैं यहाँ पे। अब इतनी बड़ी संख्या से भाग दें कैसे दें, ये भी एक समस्या है यहाँ पे। तो इसका अप्रोक्सीमेशन एक तरीका होता है, अप्रोक्सीमेशन से आप इसको आसानी से करेंगे। अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, अभी ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या है कि ये 396 ये किसके समीप है, 400 के पास है ना। 400 के पास से अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 400 जूम किया तो 400 का अगर मैंने इसमें भाग दिया तो ये मेरे पास 8400, जीरो से तो जीरो गया तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 21। क्लियर। तो 21 बार जाएगा ये, तो ये तो पता चल गया अप्रोक्सीमेट। लेकिन अब मैंने अप्रोक्सीमेट किया तो ये पास भी है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, दोनों संख्याएं पास भी हैं। तो मेरे को और भी एक्यूरेट निकालना है थोड़ा, तो क्या करूँगा मैं, तो 4 बार मैंने भाग दिया है तो ये 400 तो नहीं है नीचे, तो मैंने इसको 400 बनाया है एक्चुअली। तो 400 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दूँगा। तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 21 को, तो ऊपर बन गया मेरे पास 84। तो ऊपर तो संख्या थी मेरे पास 8400, उसमें मैंने 84 और ऐड कर दिया, मेरे पास टोटल संख्या बन गई 8484। तो अब मैं नीचे इसको 396 को हटा के इसको मैंने ऊपर वाली संख्या को अप्रोक्सीमेट कर लिया, तो नीचे वाली को हटा के मैं इनकी से क्या लिख सकता हूँ, 400 लिख सकता हूँ। क्लियर। तो अब मेरे पास संख्या बन चुकी है 8484/400। अब इसको भाग देना काफ़ी आसान है, तो इससे तो मैंने जीरो हटाऊंगा तो पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे। 4 का मैंने भाग दिया इसमें तो 21 बार जाएगा, 21.21 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर। ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा तरीका है। आप चाहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत है 45.5, पहली 4 संख्याओं का औसत है 41.5 और अगली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 48। तो पहले मैंने क्या है कि 45.5 एवरेज दे रखा है शुरू का, तो डेविएशन इस वाली का 41.5 का 45.5 से कितना है, कितना डेविएशन है इससे, ये अगर 41 है 4 है। क्लियर। 4 संख्याओं का इससे डेविएशन है 4, तो ये बेसिकली -16 हो गया। क्लियर। कम है ना, 45.5 से ये वैल्यू कम है। दूसरी वैल्यू कितनी है आपके पास 48। अब ये वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा है 3 बेसिकली 2.5 ज़्यादा है, 2.5 और कितनी संख्याओं के लिए है 5, तो 2.5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12.5। क्लियर। ये प्लस का, तो टोटल डेविएशन आपका कितना हो गया, यहाँ से आपका टोटल डेविएशन हो जाएगा, अगर ये मेरे पास 4 होता तो 3.5 हो गया बेसिकली। ठीक है, और वो भी माइनस का, तो टोटल डेविएशन हो गया आपका -3.5। अब ये -3.5 डेविएशन है वो किन को भरना पड़ेगा, जो बाकी की कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं जो बची हैं,
10वीं 11वीं 12वीं, उनका जो डेविएशन में 3.5 को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो बाकी की 3 संख्याओं का डेविएशन निकाल लेता हूँ मैं। 3 संख्याओं का 45.5 से मैंने अगर मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने इनको, तो फिर मेरे पास वैल्यू बन जाएगी, मेरे पास ये बन गई 15, 1 15, 1 16, 12 और 1 13, 136.5। अब ये तो 3 संख्याओं का है टोटल, लेकिन इस डेविएशन को भी इनको बराबर करना पड़ेगा ना, इक्विवेलेंट। ये माइनस में है तो इसको प्लस में होना पड़ेगा इतना 3.5। तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास? 140 हो जाएगी। क्लियर? तो जो तीनों संख्याओं का एडिशन है, जो लास्ट की 3 संख्याएं बची हैं आपके पास, उनका एडिशन किसके इक्वल होना पड़ेगा? उसको 140 के इक्वल होना पड़ेगा। ये हमने यहाँ तक निकाल लिया। अब लेकिन तीनों संख्याओं के बारे में उन्होंने क्या है कि कुछ कंडीशन भी दे रखी है। वो कंडीशन क्या दे रखी है कि 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है। ये 10वीं मान ली, ये 11वीं मान ली और ये 12वीं संख्या मान ली मैंने। 10वीं संख्या अगर मैं x मान लेता हूँ तो वो 11वीं से 4 अधिक है। इस 11वीं संख्या से ये 4 अधिक है, इसको x माना तो इसको x - 4 मानना पड़ेगा मेरे को। क्लियर? और आगे कह रहा है कि 12वीं से 9 अधिक है, तो ये संख्या 12वीं से 9 अधिक है, तो ये x - 9 होगी। अब तीनों को एडिशन किया, मेरे पास 3x - 13, 3x - 13 कितना है? 140। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो गया आपके पास 153। क्लियर? 153 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास वैल्यू बन गई 51। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 51। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई 51। तो ये 51 है। तो 10वीं और 12वीं संख्या का औसत आपको निकालना है। तो 10वीं संख्या कौन सी है? ये रही, और 12वीं संख्या ये रही। इन दोनों का एवरेज निकाल लेता हूँ। तो 2x + x - 9, इनका दोनों का एवरेज निकाला तो मेरे पास बनेगा एवरेज x - 9/2, मतलब 4.5। तो 51 में से मैं 4.5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 46.5। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 51 में से मैं 4.5 माइनस करूंगा तो 46.5 बचेगा मेरे पास, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पूछा था इस सवाल में। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर है 21 में क्या कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि है 66, तंबू की ऊंचाई है 36, तंबू बनाने के में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा समझाने की ट्राई करता हूँ क्वेश्चन में क्या कहा है। ये इसका एक मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया है। ये 66 दे रखा है, नीचे वाली परिधि 66 है। तो अब इसकी रेडियस में निकाल लेता हूँ। रेडियस क्या हो जाएगा? अगर 66 परिधि है तो रेडियस हो जाएगी मेरे पास, डायरेक्ट निकालूंगा मैं इसको। अगर मेरी परिधि 44 होती है तो रेडियस होती है 7, लेकिन ये इसका है 1.5 टाइम्स 44 का, तो रेडियस हो जाएगी 7 का 1.5 टाइम्स। 7 + 3.5 10.5, मतलब 21/2। तो इसकी रेडियस मैंने निकाल ली 21/2। ठीक है, ये एक तरीका है निकालने का। 21/2 रेडियस होगी। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 2πr = 66, और वहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। दूसरी क्या दे रखी है? ऊंचाई भी दे रखी है इसकी 36 दे रखी है। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब इसको मैं थोड़ा सा उस तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा सोचना मेरे साथ कि 36 को मैं क्या लिखूँ कि इसकी साइड्स हम आसानी से निकाल लें। तो अब मैं इसको 7 × 3/2 लिख सकता हूँ क्या? ऐसे ही इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मैंने अगर लिखा 7 × 3/2, ऐसे ही इसमें 2 का भाग दूँ तो ये 72 बन गया। तो 72/2 72/2 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 24 × 3/2, 24 × 3/2, 3/2 यहाँ पे भी है, 3/2 यहाँ पे भी है, इसको भूल जाओ। 7 24 इनका त्रिक समूह होता है, 7 24 25 का 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो साइड ये वाली आ गई आपके पास 25 × 3/2। क्लियर? तो आपके पास L आ गई
25 मल्टीप्लाई बाई 3/2। क्लियर। और आर आ गई आपके पास 7 इंटू 3/2। जैसे इसको सॉल्व करना है तो एरिया क्या हो जाएगा, जो आपका इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है क्योंकि बेस तो उसका खुला रहेगा, तो पाई आर एल हो जाएगा। पाई आर की वैल्यू आपके पास 2 पाई आर की वैल्यू थी 66, तो पाई आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 33। और उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है किसको, पाई आर एल को। एल क्या आपके पास 25 इंटू 3/2। क्लियर। इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली वैल्यू बन गई आपके पास 99 को मल्टीप्लाई करना है आपको 25 से। मेरे पास वैल्यू बन गई अब 99 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं एक बार। 25 को मैंने 99 से किया तो 100 मान लिया इसको मैंने, तो 2500 माइनस 2500 तो 2475/2। तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 1237.5। हाँ ठीक है, ये कैलकुलेशन करने का तरीका आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। 1237.5 आंसर ये आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगला सवाल देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर है 22। क्या कह रहा है आपसे कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी बी सी और सी डी और ए डी की वैल्यू दे रखी है और तीनों भुजाएं अपने आप में ओ पर द्विभाजित करती हैं। तो ये आपका एक वृत्त हो गया। वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, ये इसको टच कर रहा है, ए बी सी और डी। यहाँ पे ये ए सी और ये दो मान लिया मैंने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सी बी डी को, बी डी कहाँ है, बी डी को इसको समान दो भागों में विभाजित करती है। तो ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है 16.5, इसकी दे रखी है x, ये 11 है, ये है 19.8। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 को 19.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और डिवाइड कर देंगे 16.5 से। तो 11 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 19.8 से और डिवाइड कर दूंगा मैं 16.5 से, तो आपकी आंसर निकल जाएगा यहाँ से। तो 11 से मैं इसको काट लेता हूँ एक बार, तो 11 एकम 11 और 11 पंचे 55। क्लियर यहाँ तक। तो फिर इसको मैंने क्या काटा, 3 से काट लेता हूँ इसको मैं 5 बार, और 3 से कट जाएगा ये 3 6 18, 3 6 18। ठीक है, 66/5। 66/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 पंजे 65 और एक बचा 2.2, तो 13.2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 66 को 5 से डिवाइड करेंगे तो। क्लियर, सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 23 में क्या कह रहा है कि ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास। ए बी सी की मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अब एक तरीका तो है आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करके सवाल को करो, एक अगर आप सोच सकते हो संख्याएं तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सोच सकते हैं अपन कि 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 15 9 135 होता है कि नहीं होता। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 × 5 × 9। बिल्कुल। तो अब क्या है कि तीनों संख्याओं का एडिशन 11 होना चाहिए। अब तीनों को अगर मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया तो 9 और 5 14, 14 और 3 क्या हो रहा है 17, तो 11 तो नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसको माइनस मान लूँ तो फिर 11 हो रहा है क्या, 9 और 5 14 माइनस 3 11। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -135 भी हो रहा है। और ए बी बी सी सी ए निकालेंगे तो आपके पास 3 ही वैल्यू बन रही है। तो आपके पास संख्या है, हमने सोच ली, ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, सी की है। तो तीनों का क्या है कि क्यूब निकाल लो और फिर ऐड कर दो। इसका क्यूब किया मैंने तो 729 आ गया, इसका किया 125 आ गया, और इसका किया तो -23 आ गया। क्लियर। तो -27 इसमें से माइनस किया तो मेरे पास बन रहा है 702। 702 में मैंने 125 जोड़ दिया तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 827। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर है 24।
क्वेश्चन में कहा है कि जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 बचता है, तो x के कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं। ये 732 दे रखा है, इसको अगर मैं x से डिवाइड करूं तो मेरे पास शेषफल 12 बच रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर ये संख्या 720 होती, 732 माइनस 12 720 होती, तो ये x से कम्प्लीटली डिविजिबल होती। तो 720 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। 720 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 9 72, क्लियर। तो 8 इंटू 9 इंटू 10, तो 10 का क्या लिख दूँगा, 2 इंटू 5। इसको मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो ये 2 की पावर 3 है और एक ये रहा 2 की पावर 3, एक तो 2 की पावर 4 बन गया यहाँ से, और यहाँ से बन गया 3 का स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास 5। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 3 15 दूना 30। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए आपके पास 30। तो क्या 30 इसका आंसर हो जाएगा क्या, x की पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं, 30 नहीं होंगी। अब 30 में से उन वैल्यूज़ को माइनस करनी है जो आपके पास इसमें पॉसिबिलिटी में नहीं हो सकती, क्योंकि शेषफल 12 बच रहा है, तो 12 से छोटी संख्या तो हमें लेनी ही नहीं है। तो 12 से छोटी संख्या नहीं लेनी, तो कौन कौन सी हट जाएंगी आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए क्या इसका फैक्टर, नहीं 7 तो का भाग ही नहीं जाता इसमें, 120 में तो 7 तो होगा नहीं, 8 9 10 11 11 नहीं होगा, 12, क्लियर। तो अभी टोटल वैल्यूज देख लो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल वैल्यूज हो गई 10। तो इन 10 संख्याओं को माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 20, ठीक है। तो आपका 20 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्लियर। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि त्रिभुज ABC में A बराबर 90 डिग्री है और MBC का मध्य बिंदु है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार डायग्राम। क्वेश्चन में जो A है ये 90 डिग्री दे रखा है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए B माना, इसको C मान लिया। BC का मध्य बिंदु यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट है, इसका M मान लिया, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, ये मेरे को 7 दे रखी है, ये AB सॉरी ये 7 है, ये 24 है। तो अगर ये 7 है, ये 24 है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो ये 25 हो गई कि नहीं हो गई, मेरे को ये बता दो आप। 25 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। और हमें पता है कि BM बराबर है MC, तो ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करूँ इसके चारों तरफ, तो AM क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस तो BM के बराबर भी होगी, क्लियर। तो आपके पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी 12.5। तो AM मैंने यहाँ से निकाल लिया, AM मुझे चाहिए भी, लास्ट में पूछा है उसमें, तो 12.5 का मतलब हो गया 25/2। AM मैंने निकाल लिया 25/2। अब मुझे दूसरी वैल्यू निकालनी है, एक और दूसरी वैल्यू पूछी है AD की। तो डी पॉइंट कौन सा है इसमें, डी पॉइंट एक ऐसा है। अब मैं इसको ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे, इस M को थोड़ी देर के लिए काम हो गया तो M को हटा देता हूँ। अब डी पॉइंट एक ऐसा है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा है। अब ये इस पे परपेंडिकुलर, तो इस डी की वैल्यू जो AD बन रहा है, AD लेंथ बन रही है, इसको वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AD इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू AB, बिल्कुल, क्योंकि ये एक थ्योरम भी होती है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में क्या थ्योरम होती है कि यदि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, तो ये वाली साइड का मल्टीप्लिकेशन इस वाली साइड से बराबर होगा इस वाली साइड का इस वाली साइड से, क्लियर। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। तो मैं 24 गुणा 7 करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 25 से, मेरे पास आंसर आ जाएगा। 24 इंटू 7 करूँगा, क्लियर। तो और मैं डिवाइड करूँगा 25 से। तो चलिए सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको। तो 24 इंटू 7 डिवाइड बाई 25, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब उधर क्या है कि क्वेश्चन में उधर मेरे पास वैल्यू है 24 25 सॉरी, इसका मुझे रेशो लेना है 25/2 से, ये मुझे रेशो लेना है कि ये तो मेरे पास AD की वैल्यू हो गई, ये AM की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, इन दोनों का रेशो लेना है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 दूनी 14,
तो 24 गुणा 14 मल्टीप्लाई करना है, और 25 उधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर तो 6 से 25 बन गया। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 336। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 336 रेशो 625। क्लियर है। तो इसमें यही कंसेप्ट रखना था, जो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज याद रखनी थी कि अगर ये मिड पॉइंट पे कट करता है तो लेंथ कैसे निकालते हैं हम, और यदि मिड पे नहीं तो ये अगर इसको राइट एंगल पे कट करता है यहाँ पे तो फिर उसके हिसाब से क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हमको रिमेंबर करना था, और वही कंसेप्ट इसमें यूज करना था। इस कंसेप्ट में हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मेंस में भी आता है क्वेश्चन, प्री में भी पूछा गया है, और भी सेटों में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये तो आप याद कर ही लीजिए ये प्रॉपर्टीज इसकी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये हमने टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डीप से समझा है, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को किया है। पूरी कैलकुलेशन मैंने इसलिए की है यहाँ पे कि आपको कुछ कैलकुलेशन से आपको कुछ हिंट मिल सके। तो बाकी आप ट्राई कीजिए, खुद के लेवल पे भी ट्राई कीजिए कैलकुलेशन को फास्ट करने की, और आप क्वेश्चन को थोड़ी अलग तरीके से भी सॉल्व करने की थोड़ी सी हैबिट डालिए, जिससे क्वेश्चन कम से कम टाइप में सॉल्व हो सके। तो ये सब कुछ था इस पेपर में हमें डिस्कस करना था। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जैसे कि हम फर्दर जो भी कोई वीडियो इससे रिलेटेड डालें, एजुकेशन से रिलेटेड या फिर कोई पेपर डिस्कस करें, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।